नमस्कार। आबोल ताबोल के इस नए एपिसोड में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, लेकिन फिर से मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक नई कहानी लेकर। अब मैंने सोचा है कि ये कहानी मैं आपको 2 भागों में सुनाऊंगी। ये कहानी है मैसूर के सुल्तान टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की। आपको याद होगा पिछले एपिसोड में भी हम टीपू की ही बात कर रहे थे, लेकिन तब हमारा ज़्यादा ध्यान कॉर्नवालिस की कहानी बताने पर था। इस एपिसोड में मैं आपको टीपू की कहानी बताऊंगी। टीपू की इंटरनेशनल कहानी। प्लासी की लड़ाई के पहले भारत में अंग्रेज़ बड़ी ताकत नहीं थे। वे व्यापार के लिए आए थे, बंदरगाह के करीब गोदाम बनाते, सुरक्षा के लिए स्थानीय राजा की अनुमति से फोर्ट बनाते, माल की आवाजाही की सुरक्षा के लिए गार्ड रखते। ये गार्ड यूरोपीय हथियार और ट्रेनिंग से लैस होते, हल्की तोपें भी रखी जाती। इसलिए कंपनियां ट्रेंड सोल्जर्स को अफसर बनाकर भारत भेजती, उसी तरह जैसे हमारे यहाँ आजकल सिक्योरिटी एजेंसीज़ में एक्स आर्मी पर्सनल को ज़्यादा ध्यान काम मिलता है। यहाँ फ्रेंच भी थे, पुर्तगीज़ भी थे, डच भी थे और अंग्रेज़ भी थे। फ्रेंच और ब्रिटिश की दुश्मनी भारत पाकिस्तान से भी कट्टर थी। जब जब यूरोप में उनके राजा लड़ते, वो यहाँ भारत में भी लड़ते, मगर ये अमूमन एक दूसरे के बंदरगाह या कॉलोनी हथियाने का झगड़ा होता था। भारतीय राजाओं से लड़ने से वो बचते थे। ऐसी ही आपसी लड़ाई में फ्रेंच गवर्नर डुप्ले ने ब्रिटिश से मद्रास जीत लिया, जिसे आजकल हम चेन्नई कहते हैं। इसमें स्थानीय अर्काट के नवाब को लूट में हिस्सा चाहिए था। डुप्ले ने उसके मन मुताबिक नहीं किया तो नवाब साहब ने सेना भेज दी और उनके सुपुत्र महफूज खान 20,000 फौज लेकर गए और 2,000 फ्रेंच से हार भी गए। ये 1747 की घटना है, यानी 1747 की। बाद में यूरोपीय ताकतों का साथ लेने की होड़ सी मच गई, उन्हें भारतीय राजनीति में टांग अड़ाने का मौका मिल गया। 1757 को प्लासी की लड़ाई जून में हुई। बंगाल में ब्रिटिश ने अपना पिट्ठू नवाब बिठाया, लेकिन 1764 में बक्सर की लड़ाई के बाद वो सीधे राजा बन गए। ब्रिटिश राज शुरू हो चुका था। हैदर इसी दौर में दक्षिण में सिक्का जमा रहा था। मुगल नाम मात्र को बचे थे। मराठे पानीपत की तीसरी लड़ाई के घाव सहला रहे थे। हैदर ने इस मौके को ताड़ लिया और मैसूर को शक्तिशाली बना दिया। अंग्रेज़ों के साथ हुई 2 लड़ाइयों में उसका हाथ ऊपर रहा और मैसूर की सीमाएं 2 गुनी हो गईं। हैदर ने फ्रेंच से दोस्ती रखी, लेकिन स्मार्टनेस ये कि अपनी अंदरूनी राजनीति में घुसने नहीं दिया। फ्रेंच उसकी फ़ौज को ट्रेनिंग देते, हथियार उन्नत करवाते। हैदर टीपू की फ़ौज अगर आसपास के बड़े राज्यों की लंबी चौड़ी फ़ौज को शिकस्त दे पाती थी, तो इसका राज सेना के मॉडर्नाइजेशन यानी आधुनिकीकरण में ही छुपा था। बदले में फ्रेंच को क्या मिलता था? ट्रेड राइट। टीपू को ये रिश्ते विरासत में मिले, जिसे उसने परवान चढ़ाया। लेकिन 1782 में यानी 1782 में हैदर की मौत के बाद टीपू ने बागडोर संभाली। धरती के दूसरे छोर पर लॉर्ड कॉर्नवालिस उस समय जॉर्ज वॉशिंगटन के सामने घुटने टेक रहा था, जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। 1781 में माइटी ब्रिटिश एम्पायर ने अमेरिकी किसानों की फ़ौज के समक्ष समर्पण कर दिया। अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिकनों को फ्रेंच की मदद मिली थी। जो काम फ्रेंच के लिए अमेरिका में जॉर्ज वॉशिंगटन ने कर दिखाया था, भारत में टीपू कर सकता था। टीपू ने अपने दूत फ्रेंच रॉयल्टी से मिलने के लिए कॉन्स्टेंटिनोपल भेजे, लेकिन फ्रेंच एम्बेसी वहाँ से हट चुकी थी। अमेरिका से भगाए गए कॉर्नवालिस को भारत की बागडोर मिली। दक्षिण में माहे पोर्ट के लिए फ्रेंच और ब्रिटिश दुश्मनी चल रही थी, क्योंकि उस पर अभी तक फ्रेंच का कब्जा था। उनके सिर पर टीपू का हाथ था। कॉर्नवालिस को जॉर्ज वॉशिंगटन के हाथों अपनी बेइज्जती धोनी थी। तभी टीपू ने पिता के अधूरे अभियान यानी त्रावणकोर को पूरा करने का निश्चय किया। वहाँ बड़े इलाके जीत लिए। कॉर्नवालिस ने इस मौके को भुनाया। उसने मराठों को साथ लिया, अर्काट के नवाब, त्रावणकोर के राजा और हैदराबाद के नवाब को साथ में लिया। युद्ध की सारी लूट, टेरिटरी नवाबों, राजाओं, मराठा सरदारों में बांटने का वादा किया। अंग्रेज़ों को चाहिए था सिर्फ मद्रास और माहे, जो दक्षिण में उन्हें ब्रिटेन से सीधे जोड़ देता। और हाँ, टीपू की कैद में पड़े हुए ब्रिटिश ऑफिसर भी चाहिए थे।
अंग्रेज मैसूर की तीसरी लड़ाई शुरू हो गई। चौतरफा हमले में टीपू अकेला पड़ गया। कई मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा था। उसने फ्रेंच से मदद की आस लगाई और लोकल गवर्नर ने अपने राजा की परमिशन के बगैर उसके पक्ष में लड़ने से परहेज किया। टीपू ने अपने 3 दूत पेरिस भेजे। टीपू का लेजेंड पेरिस की खबर बनी और राजदूत कौतूहल का विषय। लेकिन फ्रांस में समय ठीक नहीं चल रहा था। वहाँ क्रांति हो चुकी थी। राजा लुई 16वां खुद कैद में था। सत्ता में बैठे रॉबस्पियर का फोकस हिंदुस्तान नहीं था। वह ब्रिटेन के साथ पंगा नहीं चाहता था। दूत खाली शुभकामनाएं लेकर लौट आया। और यहीं हम देखते हैं कि शायद टीपू का समय भी बदलना शुरू हो गया था। घिर चुके टीपू ने अपने दम पर लड़ना जारी रखा। कॉर्नवालिस टीपू को ख़त्म नहीं कर सका। आखिरकार ट्रीटी हुई, संधि। टीपू का आधा राज्य, 3.5 करोड़ रुपए हर्जाना और अपने 2 बच्चों को हर्जाने की किश्त भुगतान की गारंटी के रूप में देना तय हुआ। ये तीसरा मैसूर युद्ध कहलाता है। घायल शेर की तरह टीपू ने फिर खुद से खड़ा करना शुरू किया। सेना बढ़ाई, किले मजबूत किए। अब तक फ्रांस में नेपोलियन सत्ता में आ चुका था। दुनिया जीतने का अभियान पर था। टीपू ने उसके पास भी अपना दूत भेजा। नेपोलियन ने इजिप्ट कैंपेन के बाद टीपू की मांग पर ध्यान देने का आश्वासन दिया। उसने लिखा, इजिप्ट जीतने और उसकी किलेबंदी के बाद 15,000 की फ़ौज सुएज़ के रास्ते भारत भेजी जाएगी, जो भारत से अंग्रेज़ों को खदेड़ने में टीपू की मदद करेगी। मॉरिशस में बैठे फ्रेंच गवर्नर ने भी ब्रिटिश के विरुद्ध टीपू को समर्थन देने की घोषणा की, लेकिन सिर्फ 100 सिपाही पहुँचे। ये तो बहुत कम थे। ब्रिटिश को मैसूर की रानी, मीर सादिक, कमरुद्दीन वगैरह भीतरी खबरें दे रहे थे। अंग्रेज़ों को नेपोलियन और टीपू के कनेक्शन का पता चल गया तो उनकी रीढ़ में ठंडी की लहर दौड़ गई। कोई भारतीय रूलर इतनी दूर तक सोच सकता है? ये तो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। इसके पहले कि नेपोलियन इजिप्ट से मुक्त होकर भारत को निशाने पर ले ले, टीपू को ख़त्म करना ज़रूरी था। वेलेज़ली ने टीपू पर सब्सिडरी अलायंस का दबाव डाला, यानी आप राजा रहो, आपकी सिक्योरिटी, कम्युनिकेशन, फॉरेन पॉलिसी सब हम देखेंगे। मैसूर में स्थायी ब्रिटिश फ़ौज रहेगी। लेकिन टीपू को यह मंजूर नहीं हुआ। चौथे मैसूर युद्ध की बिसात सज गई। 1799 में ब्रिटिश फ़ौज ने श्रीरंगपट्टनम को घेर लिया। बड़ी लड़ाई होनी थी। पूरे भारत से ब्रिटिश फ़ौज इकट्ठी की गई, लेकिन हमला करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। हिम्मत की भाड़े के सिपाहियों ने। वो श्रीलंका से डच कंपनी से बुलाए गए स्विस गार्ड्स थे। ये भारत में उनकी एकमात्र लड़ाई थी और टीपू के किले में घुसने वाला पहला दस्ता भी उन्हीं का था। 4 मई को टीपू श्रीरंगपट्टनम में शहीद हो गया। संभवतः स्विस गार्ड्स के हाथों ही उसका प्राणांत हुआ। उसे हराने वाला सेना नायक रिचर्ड वेलेज़ली था। उसी वेलिंगटन हाउस का दूसरा बेटा, जहाँ का बड़ा भाई आर्थर वेलेज़ली ड्यूक ऑफ वेलिंगटन था, वही ड्यूक ऑफ वेलिंगटन जिसने 1815 में नेपोलियन को वाटरलू में शिकस्त दी थी। पूरे भारतीय इतिहास में टीपू अकेला ऐसा भारतीय रूलर था जिसने इंटरनेशनल इवेंट्स पर अपनी पैनी निगाह रखी, सबक लिए, दूत भेजे और इंटरनेशनल अलायंस करने की सोची। ब्रिटिश इस बात से वाकिफ़ थे, इसलिए टीपू उनकी निगाह में ज़रूरत से ज़्यादा स्मार्ट और ख़तरनाक था। जब कभी टीपू को उसकी बहादुरी, रॉकेट्स, एडमिनिस्ट्रेशन और रिलीजियस सहिष्णुता के लिए याद करें, तब उसके अंतर्राष्ट्रीय विजन को भी ज़रूर याद करना चाहिए। अगर फ्रेंच और अमेरिकन रिवॉल्यूशन ना होती, अगर नेपोलियन ने भारत को अपनी फ़ौजों को समय रहते भारत भेज दिया होता, तो शायद भारत का और टीपू का इतिहास भी कुछ अलग ही होता। धन्यवाद। ये आलेख था मेरे फेसबुक मित्र मनीष सिंह जी का। अगली बार आपसे अगली कड़ी में जल्दी ही मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।